हे गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं एक बार फिर लेकर आया हूँ इकोनॉमिक्स का बहुत ही मोस्ट टॉपिक, जिसका नाम है उत्पादन और लागत सिद्धांत। दोस्तों, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये सेकंड टॉपिक है, जहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आने के चांस रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्लास आप पूरी देखें और समझें, क्योंकि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि मैं आगे मार्च से क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इफेक्टफुल होगी। मैं उस क्वेश्चन सीरीज़ में वही क्वेश्चन शामिल करूंगा जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, और उनको एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको आगे आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम रामतीर्थ और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद बी में। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उत्पादन और लागत सिद्धांत, जिसके तहत मैं आज इसका पार्ट फर्स्ट उत्पादन फलन और जो उत्पादन फलन के जो नियम होते हैं, परिवर्तनशील अनुपात का नियम और पैमाने का प्रतिफल का नियम, मैं दोनों नियमों को यहाँ आपके लिए क्लियर कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, उत्पादन के साधनों तथा उत्पाद की मात्रा में संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। ये साधनों तथा उत्पाद के बीच तकनीकी संबंध को प्रकट करता है। सांकेतिक रूप में उत्पादन फलन को निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है: x = f ऑफ a b c और n तक। यहाँ पर फ्रेंड क्या होता है, x = वस्तु की मात्रा होती है, a b c और n साधनों की मात्रा है, और f फलन है। फ्रेंड्स, क्या करते हैं, हमने देखा होगा जब हम किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें इनपुट के रूप में, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आगतों के रूप में उपयोग करते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उत्पादन फलन कहते हैं। तो अभी जो उत्पादन फलन होता है ये 2 प्रकार से होता है। एक तो मतलब हम जब किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं तो जो उत्पादन के फलन है उन्हें हम 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं, 2 तरह से उनका प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो एक नियम होता है परिवर्तनशील अनुपात का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शंस। इसमें क्या होता है फ्रेंड कि ये जो नियम होता है ये अल्पकाल से संबंध रखता है, और जो पैमाने का प्रतिफल का नियम जो है वो दीर्घकाल से संबंध रखता है। तो फ्रेंड्स, उत्पादन फलन के जो रूप हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, और इन्हीं फलनों का हम अध्ययन करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहली स्थिति देख लेते हैं क्या होती है। पहली वह स्थिति होती है जिसमें उत्पादन के बाकी सब साधनों को स्थिर मान लिया जाता है तथा एक परिवर्तनशील साधन की मात्रा को बढ़ाने पर उत्पादन की मात्रा में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन परिवर्तनशील अनुपात का नियम अर्थात लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन के रूप में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसकी सेकंड स्थिति क्या होती है। दूसरी स्थिति वह होती है जिसमें उत्पादन के साधनों को परिवर्तनशील मान लिया जाता है, अर्थात उत्पादन के पैमाने स्केल ऑफ प्रोडक्शन को बदला जा सकता है। इस प्रकार के उत्पादन फलन का अध्ययन पैमाने का प्रतिफल रिटर्न्स ऑफ स्केल के रूप में किया जाता है। लेकिन यह ध्यान देने योग्य बात यह है कि पैमाने के प्रतिफल नियम के अंतर्गत उत्पादन के साधनों का अनुपात पहले जैसा ही बना रहे। साथियों, इसका क्या मतलब है, मान लो हम किसी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं। अब अगर हम किसी अनुपात को चेंज कर रहे हैं, घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, तो जो पहले के अनुपात हैं और जो नया अनुपात हम चेंज कर रहे हैं उनका एक अनुपात बना रहे। एक जो नियम होता है ना, कहते हैं वो नियम बना रहे, अनुपात बना रहे। अगर वो चेंज हुआ तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट की जगह नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। तो फ्रेंड, इसका जो पहला नियम है परिवर्तनशील अनुपात का नियम, इसके अंतर्गत क्या क्या बातें होती हैं और ये कैसे लागू होता है और इसके अंतर्गत हम क्या क्या अध्ययन करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। आर्थिक सिद्धांत में परिवर्तनशील अनुपात का बड़ा महत्व। ये नियम ऐसे उत्पादन फलन का अध्ययन करता है जिसमें किसी एक साधन की मात्रा में परिवर्तित किया जाता है, लेकिन अन्य साधनों को स्थिर रखा जाता है। जब हम अन्य साधनों को स्थिर रखकर एक परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाते हैं तो परिवर्तनशील साधन तथा स्थिर साधनों का अनुपात बदल जाता है, अर्थात स्थिर साधनों की तुलना में परिवर्तनशील साधन का अनुपात बढ़ जाता है। चूँकि इस नियम के अंतर्गत हम साधनों के अनुपात में परिवर्तन का उत्पादन पर निर्भर करते हैं,
इसलिए इसे परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं। फ्रेंड्स, इस नियम की कुछ शर्तें होती हैं। उत्पादन की जो तकनीक है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ जो उत्पादन की टेक्नोलॉजी होती है, जो उत्पादन की मशीनें हैं, ये जो तकनीक यूज हो रही है, तकनीक जो प्रयोग हो रही है, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। केवल एक वेरिएबल जो होता है, इनपुट जो होती है, आगत जो होता है, मतलब जो साधन है उत्पादन के, उसमें चेंज कर सकते हैं, ना कि हम किसी टेक्नोलॉजी में। फ्रेंड्स, दूसरी शर्त क्या होती है इसकी, एक ही साधन को परिवर्तित किया जाएगा। फ्रेंड्स, जो नियम है परिवर्तनशील अनुपात का नियम, इसमें केवल एक ही साधन को परिवर्तित कर सकते हैं हम। इसकी तीसरी शर्त क्या होती है, एक वस्तु का उत्पादन करने के लिए विभिन्न साधनों के अनुपात में परिवर्तन करना संभव है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो हम उसमें आगतों का जो अनुपात है उनमें परिवर्तन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस नियम की जो है कुछ अवस्थाएं होती हैं, उसे देख लेते हैं। परिवर्तनशील अनुपात के नियम की अवस्थाएं। परिवर्तनशील अनुपात के नियम के अनुसार किसी परिवर्तनशील साधन की इकाइयों में वृद्धि करने पर उत्पादन में तीन अवस्थाएं दृष्टिगोचर होती हैं। इन तीन अवस्थाओं को निम्न प्रकार से दिखाया गया है। फ्रेंड्स, ये वाली जो आपका वक्र है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली, इसे हम टोटल प्रोडक्ट बोलते हैं। और फ्रेंड्स, ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये मार्जिनल प्रोडक्शन है। और फ्रेंड्स, ये वाली जो लाइन है, ये एवरेज प्रोडक्शन है। फ्रेंड्स, जब हम किसी उद्योग में या किसी भी उत्पादन में जब आगतों का जो अनुपात होता है चेंज करते हैं, एक आगत को चेंज करते हैं, तो सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन और टोटल उत्पादन, कहने का मतलब कुल उत्पादन, इनमें कुछ चेंज आता है। जब हम आगतों के अनुपात को घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो इनमें स्वाभाविक रूप से चेंज आएगा। तो फ्रेंड्स, इनमें क्या चेंज आता है, आइए देख लेते हैं। रेखा चित्र के एक्स अक्ष पर परिवर्तनशील साधन की मात्रा तथा वाई अक्ष पर कुल उत्पादन, औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन को दिखाया गया है। रेखा चित्र में खींचे गए वक्रों से इस बात का पता चलता है कि साधनों के अनुपात में परिवर्तन होने पर कुल उत्पादन, औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन किस प्रकार बदलते हैं। कुल उत्पादन वक्र टीपी बिंदु एस तक बढ़ता है और उसके बाद घटना शुरू कर देता है। औसत तथा सीमांत उत्पादक वक्र भी पहले बढ़ते हैं और फिर घटना आरंभ कर देते हैं, परंतु सीमांत उत्पादन वक्र औसत उत्पादन वक्र की तुलना में पहले घटना आरंभ कर देता है। फ्रेंड्स, कहने का क्या तात्पर्य है कि जब हम किसी भी आगत को चेंज करते हैं तो ये जो टोटल कुल जो प्रोडक्ट होता है, कुल जो उत्पादन होता है, इसमें पहले तो ये बढ़ता है और ये एच बिंदु पर आकर घटने लगता है। इसी तरह एवरेज का जो सीमांत उत्पादन है, सीमांत उत्पादन का जो कर्व है, वो पहले बढ़ता है, फिर इस पॉइंट से ये नीचे आने लगता है और एम पॉइंट पर आकर क्या होता है, ये नेगेटिव हो जाता है। और जो औसत उत्पादन का वक्र है, ये पहले बढ़ता है फिर घटता है, लेकिन कभी भी ये नेगेटिव नहीं होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स, आगे एक सारणी दी गई है। इस सारणी के द्वारा हम समझते हैं कि ये नियम कैसे कार्य करता है। फ्रेंड्स, यहाँ पहली अवस्था दिखाई गई है। पहली अवस्था में कुल उत्पादन तो बढ़ता है, औसत उत्पादन बढ़ता है तथा अंत में अधिकतम हो जाता है। सीमांत उत्पादन पहले बढ़ता है फिर गिरना आरंभ कर देता है। दूसरी अवस्था में कुल उत्पादन जो है बढ़ता है और अधिकतम हो जाता है, औसत उत्पादन गिरने लगता है और सीमांत उत्पादन गिरते गिरते शून्य हो जाता है। तीसरी अवस्था में कुल उत्पादन भी गिरने लगता है और औसत उत्पादन भी गिरने लगता है, लेकिन जो सीमांत उत्पादन है वो नेगेटिव हो जाता है। तो आई होप आप इस नियम को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, ऐसे ही देख लेते हैं कि जो दूसरा नियम है पैमाने के प्रतिफल, रिटर्न ऑफ स्केल, इसे हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ याद रखने योग्य ये बात है कि जो पहले वाला नियम है परिवर्तनशील अनुपात का नियम, ये अल्पकाल से संबंधित होता है, क्योंकि हम अल्पकाल में केवल एक ही साधन को जो चेंज कर सकते हैं, सभी साधनों को चेंज नहीं कर सकते। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि अल्पकाल से संबंधित है। ये क्वेश्चन आता है कि
परिवर्तनशील अनुपात का नियम जो है वो किससे संबंध रखता है, अल्पकाल से, दीर्घकाल से या अल्पकाल दीर्घकाल से, ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसमें अल्पकाल टिक करेंगे। तो फ्रेंड्स पैमाने के प्रतिफल का जो नियम है, सबसे पहली बात ये दीर्घकाल से संबंध रखता है और उससे संबंधित होता है। इस नियम में क्या होता है कि जो आगता होती है, जो इनपुट होते हैं उत्पादन के, जो साधन होते हैं, उनमें हम सभी को चेंज करते हैं सिवाय भूमि को छोड़कर, क्योंकि भूमि को हम कभी चेंज नहीं कर सकते। वो एक नेचुरल वस्तु है, उसकी मात्रा का ना हम बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते। तो फ्रेंड्स परिवर्तनशील अनुपात अल्पकाल से संबंधित है तथा वहाँ पर केवल एक साधन का परिवर्तन किया जाता है। लेकिन पैमाने के प्रतिफल का नियम दीर्घकाल से संबंधित है तथा इस नियम में उत्पादन के सभी अनुपातों को परिवर्तित किया जाता है। चूँकि पैमाने का नियम दीर्घकाल से संबंधित है और दीर्घकाल में फर्म के पास उत्पादन के अनुपातों को परिवर्तित करने का पर्याप्त समय मिल जाता है। फ्रेंड्स इसकी कुछ मान्यताएं होती हैं, पैमाने के प्रतिफल की मान्यताएं होती हैं, उसे देख लेते हैं। सब साधन परिवर्तनशील हैं परंतु उद्यम नहीं। फ्रेंड्स जो साधन होते हैं, जो आगता होती हैं, वो सब चेंज कर सकती हैं लेकिन उद्यम को चेंज नहीं कर सकते। फ्रेंड कहने का मतलब ये है कि आप अभी मान लो किसी बिस्किट की फैक्ट्री है आपकी, मान लो आपने इनपुट चेंज किया, आगतों को चेंज किया, तो क्या उनके चेंज करने के बाद आप बिस्कुट की जगह और कोई चीज़ बनाने लाएंगे? नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि उद्यम को चेंज नहीं कर सकते हैं। और एक श्रमिक दिए हुए औजार और उपकरणों से काम करता है। फ्रेंड्स एक श्रमिक जो होता है वो जो औजार या जो मशीन जो होती है फैक्ट्री में या उत्पादन के लिए जो भी हम इनपुट जो मशीनरी का यूज़ करते हैं उन्हीं का प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 3, प्रौद्योगिकी परिवर्तन नहीं होते हैं। कहने का मतलब है जो टेक्नोलॉजी पहले यूज हो रही थी वही हम आज यूज़ करेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। पूर्ण प्रत्युक्ता होती है। फ्रेंड पैमाने के प्रतिफल का जो नियम होता है उसमें पूर्ण प्रत्युक्ता होती है। वस्तु मात्रा में मापी जाती है, मुद्रा में नहीं। फ्रेंड जो वस्तु होती है वो मात्रा में मापी जाती है, मुद्रा में नहीं मापी जाती है। इन मान्यताओं के दिए होने पर जब सब आगतों को बढ़ाया जाता है और उत्पादन के पैमाने का विस्तार किया जाता है तो उत्पादन पर 3 तरह से प्रभाव पड़ता है। प्रथम, पैमाने का प्रतिफल बढ़ जाता है क्योंकि कुल उत्पादन में वृद्धि सब आगतों में वृद्धि के अनुपात से अधिक होती है। दूसरे, पैमाने का प्रतिफल घट जाता है क्योंकि कुल उत्पादन में वृद्धि सब आगतों में वृद्धि से ठीक समान अनुपात में होती है। नंबर 3, पैमाने का प्रतिफल घट जाता है क्योंकि कुल उत्पादन में वृद्धि सब आगतों में वृद्धि के अनुपात से कम होती है। फ्रेंड्स इसकी एक तालिका बना के दी गई है जिसमें बताया गया है कि अगर कोई उद्योग है, कोई किसी चीज़ का हम उत्पादन कर रहे हैं तो वहाँ ये तीनों कैसे काम करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ एक स्थिति 1 दिखाई गई है। इस स्थिति में क्या है कि सबसे पहले हम एक श्रमिक प्लस 2 एकड़ भूमि लेते हैं तो कुल प्रतिफल जो होता है वो 8 होता है, सीमांत प्रतिफल भी 8 होता है। तो यहाँ जो प्रतिफल है वो बढ़ता प्रतिफल आपको 8, 9, 10 दिख रहा होगा। सेकंड स्थिति में क्या है कि हम 4 श्रमिक लेते हैं और 8 एकड़ भूमि लेते हैं, ये कुल प्रतिफल बढ़ रहा है। फ्रेंड्स ध्यान देने योग्य वाली ये बात है कि जो कुल प्रतिफल होता है वो हमेशा बढ़ता है, सीमांत प्रतिफल घटता है। इसकी दूसरी जो अवस्था होती है ये वाली, इसमें सीमांत जो प्रतिफल है वो स्थिर प्रतिफल होता है। आपको दिख रहा होगा यहाँ भी 11 है और यहाँ भी 11 है। जब हम तीसरी अवस्था में पहुँचते हैं तो 6, 7 और 8 श्रमिक का उपयोग करते हैं, 12, 14 और 16 एकड़ भूमि का उपयोग करते हैं। तो कुल प्रतिफल तो बढ़ता है लेकिन जो सीमांत प्रतिफल है वो पहले 10 होता है, फिर 9 होता है, फिर 8 होता है और अंत में घट जाता है। तो फ्रेंड्स आपने क्या देखा इन तीनों स्थितियों में कि यहाँ तो सीमांत प्रतिफल बढ़ गया, यहाँ स्थिर रहा और यहाँ घटता हुआ प्रतिफल हमको प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास आपको कैसे लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे चैनल को देखते रहें। तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत।